नमस्कार। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच दल बदल कानून आज पुनः एक चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए जानते हैं कि दल बदल कानून है क्या और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 1967 के आम चुनाव में बहुत सारी गैर कांग्रेसी सरकार राज्यों में बनी और इस दौरान बहुत सारे दल परिवर्तन हुए। हरियाणा के एक विधायक गयालाल जी एक ही दिन में 3 पार्टियों में दल बदल किया, जिससे एक जुमला प्रसिद्ध हुआ दल बदल कानून के लिए, आया राम गया राम। और दल बदल की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि 1967 से ही कांग्रेसी गवर्नमेंट या अन्य दल जो बाद में आए उन्होंने दल बदल के लिए कानून बनाने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। 1985 में राजीव गांधी ने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल निरोधक कानून बनाया और संविधान में एक नई अनुसूची अनुसूची 10 जोड़ी, जिसमें दल बदल निरोधक कानून बनाया गया है। और साथ में संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। ये अनुच्छेद थे 101, 102 और 190 और 191। 102 भाग 2 अलग से जोड़ा गया और 191 भाग 2 अलग से बाद में जोड़ा गया। ये जो दल बदल कानून बना, इसमें संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित सदन में सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित करने के लिए क्या कंडीशन होंगी उसका वर्णन किया गया। तो आइए जानते हैं कि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, किसी भी सदन में किसी पार्टी का सदस्य होगा या कुछ मनोनीत सदस्य हो सकते हैं या निर्दलीय सदस्य हो सकते हैं। तो कैसे इनकी अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। किसी पार्टी का अगर सदस्य है तो अगर वो स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को त्याग देता है तो वो दल बदल निरोधक कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरा पॉइंट, किसी पार्टी का सदस्य अगर पार्टी के व्हिप को नहीं मानता है, पार्टी एक व्हिप जारी करती है, अगर सदन में कोई मतदान करना हो किसी बात पे तो किसी पार्टी के एक विधेयक को व्हिप निर्धारित किया जाता है और वो ये बताता है पार्टी के अन्य सदस्यों को कि आपको मतदान किस पक्ष में करना है। तो अगर वो व्हिप के अनुसार मतदान नहीं करता है या मतदान से अनुपस्थित होता है तो वो दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि 15 दिन के अंदर पार्टी द्वारा उसे क्षमादान नहीं दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी वो दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। तीसरा, मनोनीत सदस्यों में, जैसे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, तो मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर तो वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो वो दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से किसी सदन में किसी पार्टी के सदस्य या किसी सदस्य की दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारण उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा, यानी लोकसभा में स्पीकर द्वारा या राज्यसभा में सभापति द्वारा या विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और ये स्यू मोटो नहीं है, यानी वो पीठासीन अधिकारी अपने से इसका निर्धारण नहीं कर सकता। अगर अयोग्यता के बारे में कंप्लेन होगी तभी वो उसकी अयोग्यता के विषय में जांच करेगा और उस सदस्य को भी अपनी अयोग्यता से संबंधित अपने विचार रखने का मौका देगा। और ये भी लिखा गया है कि अनुसूची 10 में कि अगर जो पीठासीन अधिकारी है वो जो निर्णय लेता है वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इससे संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। नागालैंड के एक नेता थे कहोतो, इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इससे संबंधित जरा पहलू देखते हैं कि संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो आर्टिकल 105 में
या फिर आर्टिकल 194 में लिखे गए हैं। 105 में संसद के केस में और 194 में राज्य विधानसभाओं के केस में उनकी विशेषाधिकार का वर्णन है कि वो सदन के अंदर जो बोलते हैं या जो अभिव्यक्ति की उनकी आजादी है उसको रोका नहीं जा सकता। और दूसरा, इनको अपने सदन के अंदर जो कार्यविधियां हैं उस पर न्यायिक रोक टोक नहीं हो सकती। इसके लिए भी दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212। ये दोनों पूरक हैं। आर्टिकल 122 संसद के अंदर है और आर्टिकल 212 यह विधानसभाओं के अंदर है। यानी इनको अपने कार्यों के लिए कोई न्यायिक या कोई प्रक्रिया के द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये चारों जो अनुच्छेद हैं ये संसद को न्यायपालिका से स्वतंत्र करते हैं। लेकिन न्यायपालिका ने ये कहा कि जब भी पीठासीन अधिकारी अपने किसी प्रक्रिया, पीठासीन अधिकारी के पास दो तरीके के अधिकार होते हैं, प्रक्रिया और एक अर्ध न्यायिक। तो जब वो किसी प्रक्रिया को सदन के अंदर संचालित करता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये अधिकारी किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है तो वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और उस समय वो एक अधिकरण की तरह कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है और न्यायिक या अर्ध न्यायिक किए गए कार्य का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो इस आधार पर कोहोतो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो पीठाधीन अधिकारी है जब तक वो प्रक्रिया को चालू रखता है तब तक कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन निर्णय देने के बाद उस निर्णय की समीक्षा की जा सकती है क्योंकि वो निर्णय बायस्ड हो सकता है। जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी पार्टी से जुड़ा होता है। अब इसमें कुछ जो दल बदल कानून है इसमें कुछ उन्मुक्तताएं, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं रखा गया है। उसमें पीठासीन अधिकारी है कि अगर पीठासीन अधिकारी अपने पद को प्राप्त करने के बाद अपने दल को छोड़ देता है और पुनः पद से हटने के बाद उस दल को ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगाया जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा एक चीज रखी गई है कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी में मर्जर वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2/3 से कम ज्वाइन करते हैं तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत जो है वो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। दूसरा, सदस्य द्वारा सदन के बाहर किए गए कार्यों के पर दल बदल कानून अप्लाई नहीं होता है। वो जब सदन के अंदर मतदान या किसी प्रस्ताव पर एब्सेंटी होते हैं और पार्टी द्वारा किसी दूसरे पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जाता है तभी दल बदल कानून अप्लाई होता है। धन्यवाद।